नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। आइए हम साइंस की क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अभी हमने साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। फिर सेकंड क्लास में हमने थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में पढ़ा, क्योंकि हम साइंस का बायोलॉजी वाला पोर्शन पहले कर रहे हैं। उसके बाद हम फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको। तो इसमें हम साइंस की क्लास में क्या चला रखा था, हमने हमने देखा कि बायोलॉजी किसे कहते हैं और बायोलॉजी का अध्ययन कैसे कैसे चेंज हुआ है और ओमिक्स में कैसे बदला, उसे कैसे ओमिक्स कहा गया। और उसके बाद कुछ इसी तरीके से हमने बायोलॉजी के चैप्टर को आगे बढ़ाया। अब हम इसे लेके चलते हैं आगे कोशिका तक। यानी कि आज का जो चैप्टर होगा वो कोशिका विज्ञान का होगा, साइटोलॉजी। इसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उसे साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, कोशिका क्या है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। शरीर की का मतलब है किसी भी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी हो, फिर वो चाहे आपकी प्लांट बॉडी हो, कुछ भी, कोई सी भी बॉडी हो जो जीवित है, जीव, उसकी जो सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है, सबसे छोटी जो कार्यात्मक इकाई है, उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है कोशिका। ठीक है, तो देखिए, उसे कहा गया है कोशिका। साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। कौन सा विज्ञान? कोशिका विज्ञान। साइटो का मतलब कोशिका से है और लॉजी का मतलब है स्टडी से। यानी कि आपकी कैसी स्टडी? कोशिका की स्टडी या सेल की स्टडी। ठीक है, तो देखिए, वैसे तो जो कोशिका है, आपकी जो सेल है, जो आपकी सेल होती है बॉडी की, जो ह्यूमन बॉडी होती है, इसे ऐसा समझिए, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, या फिर इसे ह्यूमन बॉडी के साथ साथ में आप सिंपल बॉडी भी लिख सकते हैं, ह्यूमन बॉडी। इसके नीचे ये ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनती है? ये आपकी ऑर्गन से मिलकर बनती है, ऑर्गन से। बॉडी किससे मिलकर बनती है? ऑर्गन से। और ऑर्गन किससे बनते हैं? टिश्यू से। ऑर्गन किससे मिलकर बनते हैं? टिश्यू से, ऊतकों से। और ये क्या है? इन्हें कहते हैं अंग। इन्हें क्या कहते हैं? अंग। और इन्हें क्या कहते हैं? ऊतक। ऊतक। और ह्यूमन बॉडी क्या है? मानव। ह्यूमन बॉडी क्या है आपका? मानव शरीर। मानव शरीर। तो मानव शरीर किससे मिलकर बना? ऑर्गन से, छोटे छोटे अंगों से। जैसे ये हाथ है, पैर है, लीवर है, किडनी है, आपका इस तरीके के अलग अलग आँख है, जीभ है, सब क्या है? ये अंग है आपके। और टिश्यू क्या है? ऊतक। यानी कि जो अंगों के अंदर पाए जाते हैं उन्हें ऊतक कहते हैं। जो मिलके जिनसे अंगों का निर्माण होता है उन्हें टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, और टिश्यू का निर्माण होता है आपके सेल से। टिश्यू का निर्माण किससे होता है? आपका सेल से। सेल को क्या कहते हैं? कोशिका। इस कोशिका का ही अध्ययन करना है हमें। किसका अध्ययन करना है? इस कोशिका का ही अध्ययन करना है। ठीक है, इसी की स्टडी को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। यानी कि बॉडी छोटी 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 कोशिकाओं से मिलकर बनी है। और जो सबसे छोटी कार्यात्मक, कार्यात्मक का मतलब क्या है? कार्यात्मक, कार्यात्मक का मतलब क्या है? इससे छोटे स्तर पर जो, इससे छोटे जो जो इससे छोटा जो ऑर्गन है, यानी कि इससे छोटे जो लोग हैं बॉडी के अंदर, वो फ्रीली काम नहीं करते, बल्कि यहाँ पे आके संयुक्त रूप से काम करते हैं। कहाँ पे? सेल के स्तर पर। तो सबसे पहले सेल को ही बॉडी की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई माना गया। ठीक है, अब देखिए आप कहाँ तक आ गए? सेल तक। सेल, इसे कहते हैं कोशिका। और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो बॉडी की सबसे छोटी कोशिका साइटो, यानी कि सेल,
यानी कार्यात्मक जो कोशिका है, कार्यात्मक जो इकाई है वो क्या है, शैल है। तो इसे क्या कहेंगे हम, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसमें, एक ही बात है, जिसके अंतर्गत कोशिका, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका एवं उसकी, कोशिका एवं उसकी गतिविधियों का, कोशिका एवं उसकी, कोशिका एवं उसकी गतिविधियों का अध्ययन किया जाए, कोशिका और उसकी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा है। कोशिका के विज्ञान को, कोशिका विज्ञान यानी कि जब कोशिका पे स्टडी हो, साइंस में जब रिसर्च होने लगे कोशिका के स्तर पर, तो उसे क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। अब इसको समझते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखिए। सबसे छोटी इकाई मैंने क्या बताया आपको, सेल, कार्यात्मक इकाई सबसे छोटी सेल है। ठीक है, सेल किससे मिलकर बनती है, सेल में एक न्यूक्लियस होता है, सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, सेल में क्या होता है, केंद्रक होता है। अब इस केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, देखो सेल के छोटे छोटे अंग हैं और उनसे मिलकर सेल बनती है। तो सेल में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, इसके अंदर जो अंग उपस्थित हैं वो सब मिलकर सेल के रूप में, कार्यात्मक इकाई के रूप में डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नीचे क्या है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में जो होते हैं क्रोमोजोम कहते हैं उन्हें, क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम, क्रोमोजोम में होते हैं डीएनए, क्रोमोजोम डीएनए, और डीएनए से नीचे जीन, डीएनए से नीचे क्या होता है, जीन। तो इसकी जो बॉडी की सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे जीन कहते हैं, लेकिन सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। अब ये जो आपकी सेल है ये किसका अध्ययन है, साइटोलॉजी, यानी कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहा जाता है। तो सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कब, 1665 में। कब की गई, 1665 में। तो 1665 में सेल की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। इसे देखेंगे अभी आगे, समझते चलिए, बस अभी थोड़ा फैक्ट के रूप में बता रहा हूँ। ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं, जीवन की, जीवन की, जीवन की सबसे छोटी, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई। अब इसके नीचे इसमें एक न्यूक्लियस होता है जो इसका प्रबंधन करता है, इसे मैनेजर कहते हैं, प्रबंधक। ये क्या है, प्रबंधक ऑफ द सेल, मैनेजर ऑफ सेल। ये सेल का मैनेजर होता है, एक मैनेजर के रूप में काम करता है, अर्थात सेल में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन्हें मैनेज करने का, उन्हें कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के नीचे आते हैं क्रोमोजोम। जो क्रोमोजोम होते हैं, देखो क्रोमोजोम की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, इसकी खोज किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब, 1831 में, 1831 में। अब क्रोमोजोम का क्या काम है, क्रोमोजोम का क्या काम है, आनुवांशिक गुणों का वाहक, आनुवांशिक गुणों का वाहक, आनुवांशिक गुणों का वाहक क्या है, क्रोमोजोम है आपका। ठीक है, और ये जो डीएनए है ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। डीएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब है निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करने का काम किसका होता है, डीएनए का। तो आपने देखा कि सेल में सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है सेल,
इसके बाद न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, केंद्रक को क्या कहा जाता है, प्रबंधक किसका, प्रबंधक ऑफ शेल, यानी कि मैनेजर ऑफ शेल भी कह सकते हैं इसे। क्रोमोजोम, क्रोमोजोम छोटे छोटे धागे होते हैं, ठीक है। क्रोमोजोम के जो छोटे छोटे धागे होते हैं उन्हें क्या करते हैं, आनुवंशिक गुणों को वाहक के रूप में काम करते हैं, आगे ले जाने का काम, ठीक है। डीएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और ये जो जीन है ये आनुवंशिक गुणों का धारण करता है, धारण करता, आनुवंशिक गुणों किसका, आनुवंशिक, आनुवंशिक गुणों का। तो ये जो आपका जीन है ये आनुवंशिक गुणों का धारण करता है, यानी कि इसके अंदर आनुवंशिक गुण रखे रहते हैं और उन्हें आगे ले जाने का काम कौन करता है, क्रोमोजोम। तो डीएनए की खोज किसने करी थी, आपका क्रोमोजोम, अच्छा सॉरी क्रोमोजोम की गलत लिख दी इसमें, क्रोमोजोम की खोज वाल्टेयर के द्वारा की गई थी, वाल्टेयर। क्रोमोजोम की खोज किसने की, वाल्टेयर ने। और इसकी डीएनए की, डीएनए की और जीन की, जीन की खोज किसने की, जोहानसन ने, जोहानसन ने। और इसकी वाटसन एंड क्रिक, इसकी खोज किसने की, वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। तो सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोजोम, डीएनए और जीन। तो सबसे छोटी इकाई जीन क्या है, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है, जीन है। जीन किसमें लिप्ट होते हैं, डीएनए में, यानी कि डीएनए के अंदर एक क्षारीय, ये एक प्रकार का क्षारीय प्रकृति का होता है डीएनए के अंदर। फिर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम किसमें, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस किसका है, सेल का। सेल क्या मिलकर बनाती है, टिश्यू। और टिश्यू किससे क्या मिलकर बनाता है, अंग, ऑर्गन। और ऑर्गन क्या मिलकर बनाता है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे, तो इसे ऐसे देख सकते हैं आप, देखिए जो आपके ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन, टिश्यू, टिश्यू, ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन और टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू, जो आपका टिश्यू है ये ये किससे बने, सेल से, ठीक है, सेल से बने। और सेल में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में क्या है, डीएनए है, ठीक है। और डीएनए, ये आरएनए भी होता है इसमें, डीएनए, आरएनए कुछ भी लिख सकते हैं आप। और इसमें क्या होता है, जीन, इसमें क्या पाया जाता है, जीन। तो इस प्रकार से हायरार्की बनती है एक ऊपर ह्यूमन बॉडी में, किससे लेकर, डीएनए से लेकर और जीन तक। तो जीन क्या है, सबसे छोटी, जीन क्या है, सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई। जीन सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है। और सेल कैसी इकाई है, कार्यात्मक, ठीक है। अब देखिए मैंने इससे पहले क्या बताया आपको, इसमें समझिए कि सेल की खोज किसने करी, रॉबर्ट हुक ने, कब, 1665 में। सेल क्या है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई। ये देखो मैं ये फैक्ट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जामों में पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस के एग्जाम में, या बिहार पीसीएस के, या आरपीएससी के, जो राजस्थान पीसीएस के एग्जाम है, या एमपी पीसीएस का, कोई भी स्टेट सर्विस का जो एग्जाम है, उनमें ये सवाल पूछे जाते हैं और ये पूछे गए भी हैं। हम आपके सामने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे, उन क्वेश्चन पेपरों में आप आराम से दिखाएंगे हम आपको कि कैसे कैसे पूछा है, डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, प्रबंधक, मैनेजर, क्या है, केंद्रक है। क्रोमोजोम क्या है, क्रोमोजोम आनुवांशिक गुणों को का वाहक है, ठीक है। अब ये क्या है, न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोजोम। और ये जो न्यूक्लियस है इसकी खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने।
रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी खोज किसने करी? वाल्टेयर ने। डीएनए की वाटसन एंड क्रिक ने। जीन की जोहानसन ने। और ये क्या है? सबसे छोटी इकाई है। कैसी इकाई है? कैसी इकाई है? क्या लिखा हमने? सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है। तो जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या कही जाती है? जीन कही जाती है। अब हम जो अपनी स्टडी करेंगे, हम जो पढ़ना शुरू करेंगे, वो यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। कहाँ से? हम जो पढ़ना शुरू करेंगे वो यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे, जीन से। तो हेडिंग डालते हैं जीन। हेडिंग डालते हैं जीन। देखो, जीन को जीन ही कहा जाता है। इसे चाहे हिंदी में कह लीजिए, चाहे इंग्लिश में, चाहे उर्दू में, इसको जीन ही कहेंगे। ठीक है, इनका हिंदी कुछ नाम नहीं होता। तो जीन क्या है? मैंने क्या बताया आपको? आनुवांशिक गुणों का वाहक। आनुवांशिक आनुवांशिक गुणों को धारण करने वाला। आनुवांशिक गुणों को धारण करने वाला। तो ये सेल के अंदर एक ऐसे लोग हैं ये, कि जो आपकी पिछली पीढ़ियों के जो आनुवंशिक गुण हैं उन्हें धारण करते हैं और आगे भेजने का काम करते हैं। देखिए, आप देखते होंगे कि आपकी जो नाक है वो मिलती है आपके दादा से, आपके पिताजी से, आपकी माँ से। कारण जीन है। आपका बोलने का बिहेवियर, आपका बोलने का तरीका, आपका किसी के साथ में व्यवहार करने का तरीका, चलने का तरीका, आपकी आंखें, है ना, आपकी स्किन का कलर, ये सब किस पे डिपेंड करता है? जीन पे। क्यों? क्योंकि आपकी ये पिछली पीढ़ियों से जब चीज़ें आगे जाती हैं उन्हें आनुवंशिक गुण कहते हैं। अर्थात जब आपके गुण या आपके ऐसी व्यवस्थाएं जो पहले से चली आ रही हैं पिछली पीढ़ियों से, उनको क्या कहा जाता है? आनुवंशिक। और वही आनुवंशिक उन्हें कौन धारण करता है? उन्हें जीन धारण करते हैं। ठीक है, तो शरीर में 30,000 जीन होते हैं। एक बॉडी में कितने जीन होते हैं? 30,000 जीन होते हैं। तब जीन अगली पीढ़ी में जाता है तो जस्ट क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। तो जीन जब अगली पीढ़ी में जाते हैं तो 15,000 माँ से आते हैं और 15,000 पिता से जाते हैं। इसलिए बच्चे में दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, माता के भी और पिता के भी। अब जो ज़्यादा प्रभावी रहेगा वो ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखेगा, और जो डोमिनेंट हो जाएगा वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। तो इसलिए इसको ऐसे समझिए कि 30,000 जीन है और ये हमेशा जोड़ों में मिलते हैं। हमेशा कैसे मिलेंगे? जोड़े में 30,000 जीन। ठीक है, कैसे? अब देखिए, जीन, तो इसके बारे में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ऊपर कि इनकी संख्या 30,000 होती है। इनकी संख्या 30,000 होती है। ठीक है, नंबर 2, अगली पीढ़ी में जाने पर ये आधे हो जाते हैं। ये आधे हो जाते हैं। अगली पीढ़ी में जाने पर क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। कैसे? आधे माता से, आधे माता से और आधे पिता से। किससे? आधे माता से और आधे पिता से। ठीक है, आपके अंदर जो भी बिहेवियर है वो किसके कारण है? जीन के कारण। क्यों? क्योंकि पहली पीढ़ियों में ऐसे बिहेवियर हुए और उनको आगे कौन लेके आया? जीन ले गया। हालांकि क्रोमोसोम भी इस काम में शामिल होता है, लेकिन इनको धारण कौन करता है? उन्हें जीन धारण करता है। ठीक है, तो अगली पीढ़ी में आगे आधे हो जाते हैं। अब देखिए आगे, जो आपका रक्त होता है, रक्त समूह, रक्त समूह में 3 जीन होते हैं। 3 जीन होते हैं। रक्त समूह में 3 जीन होते हैं। क्या? ए, बी और ओ। कौन कौन से होते हैं? ए, बी और ओ। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ए, आई बी। ठीक है,
और IAB भी लिख सकते हैं। और ये जो O है आप इसे ऐसे लिखेंगे, ये O हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया और ये AB हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से रक्त समूह में कितने जीन होते हैं? 3 जीन, A, B और O। अब देखिए, पहले इसे देख लीजिए, मैं पीछे हो जाता हूँ, फिर आगे चलेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रक्त समूह के लिए 3 जीन जिम्मेदार हैं। अब देखिए कैसे पहुंचते हैं आगे। जैसे जैसे माता है ए ब्लड ग्रुप की, जैसे ए ब्लड ग्रुप क्या है? फीमेल है। और बी ब्लड ग्रुप क्या है? मेल है। ठीक है, अब देखिए 30,000 जीन कहाँ होंगे? यहाँ। और 30,000 जीन होंगे यहाँ। अब इन्हें ऐसे कर लीजिए, IA और IA, और ये IB और, हाँ, IB और IA और I, इस प्रकार से। तो देखिए जब ये आगे जाते हैं तो ऐसे आएंगे, तो IA और IB, फिर ये यहाँ आएगा तो IA और I, ये ऐसे आएगा IB I, और फिर ये ऐसे जाएगा, ये I और I। ठीक है, तो ये जो ये वाला है, ये कौन है? O ब्लड ग्रुप है। ये वाला कौन है? A ब्लड ग्रुप है। ये वाला कौन है? AB ब्लड ग्रुप है। और ये वाला कौन है? B ब्लड ग्रुप है। तो इनके जो बच्चे होंगे, इनके जो ऑर्फन होंगे, वे सभी ब्लड ग्रुप के होंगे। A के भी होंगे, B के भी होंगे, AB के भी होंगे और O के भी होंगे। तो इस प्रकार से जो आपका ब्लड ग्रुप है, या इस प्रकार से जो जीन है, आधे होके अगली पीढ़ियों में चले जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे थोड़ा समझा देता हूँ ब्लड ग्रुप के बारे में। देखो, ये एंटीजन से देखा जाता है। एंटीजन का मतलब होता है RH फैक्टर। RH फैक्टर, एंटीजन का मतलब क्या होता है? RH फैक्टर। और ये RH फैक्टर क्या है? देखो, ये RH फैक्टर एक प्रोटीन होता है। ये एक प्रोटीन होता है। सबसे पहले ये रीसस बंदर में देखा गया। कहाँ देखा गया? रीसस बंदर के अंदर। तो इसे रीसस बंदर में देखा गया था। अब जहां भी RH फैक्टर उपस्थित होता है उसे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं, और जहां RH फैक्टर उपस्थित नहीं होता उसे नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। कैसे? जैसे कोई A ब्लड ग्रुप है, इसमें अगर RH फैक्टर है, ये RH प्रोटीन है, तो इसे कहेंगे ये A पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये उपस्थित नहीं है तो इसे क्या कहेंगे? A नेगेटिव है। ठीक है, अभी मैं आपको ब्लड नहीं पढ़ा रहा, ब्लड पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, मैं जीन के बारे में बता रहा हूँ कि जीन किस प्रकार से आगे चीज़ों को चेंज करते हैं। ठीक है, अब जैसे A ब्लड ग्रुप है तो A एंटीजन होगा। देखो इसे ऐसे समझ लेते हैं, ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन क्या? RH फैक्टर क्या होगा? A। और एंटीबॉडी क्या होगी? एंटीबॉडी क्या होगी? B। ये RH फैक्टर क्या करता है? ये RH फैक्टर आपके अंदर एंटीबॉडी बनाने को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। अगर B ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन क्या होगा? B, और एंटीबॉडी क्या होगी? A। तो इस प्रकार से यानी कि A ब्लड ग्रुप में A एंटीजन होगा और क्या होगा? B एंटीबॉडी होगी। ठीक है, अगर AB है, अगर AB है, AB ब्लड ग्रुप है, तो इसमें एंटीजन क्या होगा? AB, और एंटीबॉडी क्या होगी? नन। यानी कि जो AB ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी नहीं होती,
और ये जो आपका ओ ब्लड ग्रुप है, इसमें एंटीजन ही नहीं होता, इसमें एंटीजन ही नहीं होता। और एंटीबॉडी कौन सी होती है? दोनों ही होती है। इसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है? दोनों ही होती है। तो दोनों ही एंटीबॉडी में जब इनके जो जीन होते हैं, ये जब इन पे ये जीन होते हैं आई, इसे ऐसे भी लिखते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं IA और I, ये दो टाइप से लिख सकते। ये देखो, इन्हें कहते हैं होमोजीनियस और इन्हें कहते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये होमोजीनियस है और ये हेट्रोजीनियस है। तो ये जो आपके ब्लड ग्रुप है A, इसमें एंटीबॉडी क्या होगी? B में एंटीबॉडी क्या होगी? A उल्टा है, और AB में कोई एंटीबॉडी नहीं है, और O में दोनों ही एंटीबॉडी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो ऐसे जेनेटिक चीज़ों को निर्धारित करके आगे भेजता है। ठीक है, अब जैसे इसी से एक सवाल बनता है, जैसे इससे ही एक सवाल बनता है। मैं आपको एक सवाल कराता हूँ। एक दंपत्ति में ब्लड ग्रुप पुरुष का O है, एक दंपत्ति में जो मेल है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? O, और फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है तथा महिला का ब्लड ग्रुप क्या है? A और B। फीमेल का क्या है? A और B। तो इसमें आपको क्या बताना है कि संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप उपस्थित होगा। तो संतान, अब देखिए इसका क्या बनेगा? इसका तो कुछ बनेगा ही नहीं, इसका तो ये रहेगा। ठीक है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं I और I, लेकिन ये ज़्यादा सही ऐसे ही रहता है, इसे ऐसे ही लिखती ऐसे। ठीक है, तो ये I हो गया। अब ये क्या होगा? IA और IB, इसे ऐसे लिखेंगे। अब देखिए आधे आधे जीन कैसे जाते हैं आगे। ये यहाँ से एक उठाएगा, ये I आया और एक इधर से आया, तो क्या बना? IA और I, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? A। देखिए जीन के आधे आधे जीन के आगे जाने से ब्लड ग्रुप भी परिवर्तित हो गया पूरी तरीके से। अब इस I को उठाएगा, यहाँ इससे कनेक्शन होगा, तो IB और I, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? B। अब ये इससे मिलेगा भाई, एक बार ये इससे मिला, एक बार ये इससे मिला, तो क्या होगा? IA और I, फिर A होगा, फिर ये किससे मिलेगा? B से मिलेगा, तो IB हो गया और I, तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया? B। अब देखिए A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, एक भी बच्चा ना तो O का है ना AB का है। तो क्या हुआ? जीन के परिवर्तित होने से नस्लों में परिवर्तन होता है। जीन के परिवर्तन होने से नस्लों में परिवर्तन होता है। इसका मतलब क्या? ये क्या सिद्ध कर रहा है? ये सिद्ध कर रहा है कि हमेशा परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है जीवन। किससे गुजर रहा है? परिवर्तन के दौर से। तो जीवन किसके दौर से गुजर रहा है? हमेशा परिवर्तन के दौर से। अब देखिए एक सवाल और लेते हैं छोटा सा। एक दंपत्ति के रक्त समूह AB और A हैं, तो बच्चों के क्या होंगे? ठीक है, अब देखिए AB और A, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी मान लीजिए, एक फीमेल है एक मेल है, कोई भी, तो IA और IA, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? A ब्लड ग्रुप। ये फिर किससे होगा? इससे, तो IA और I, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? A। अब ये किससे जाएगा? A से, तो IB और IA, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? AB। और जब ये B इसके साथ मिलेगा तो क्या होगा? IB और I, तो क्या हो गया? ब्लड ग्रुप B हो गया। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है। और ये जो देखिए AB ब्लड ग्रुप और A ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे किसी का भी, यहाँ पे ना तो B तो नहीं है किसी का और ना ही A है किसी का, लेकिन फिर भी दंपत्ति में आगे क्या हो रहा है? ब्लड ग्रुप परिवर्तित हो जा रहे हैं। इसका मतलब जो जीन है वो आपके अनुवांशिक गुणों को धारण तो करता ही करता है, वो क्या है? वो परिवर्तन का भी वाहक है, अर्थात आने वाली पीढ़ियों में चेंजिंग लाता रहता है। और जो नए जीवन आते हैं, जो नई संरचनात्मक रूप से परिवर्तन होता है बॉडी में,
वो सब किसके कारण होता है? जीन के स्तर पर, जेनेटिक स्तर पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाता है। एक सवाल और देखते हैं। इसमें एक सवाल और बनता है, देख लेते हैं। सेम ही है वैसे तो। अगर मैं इसको इसको ए बी और इसको बी ले लूं तो फिर से वो क्या हो जाएगा, यानी कि ए बी और आई, यानी कि ए बी का कोई भी नहीं होगा, सारे बी ओ और बी और आई, आपके बी और ए के होंगे। जैसे इसमें बना है ए बी, तो इसमें क्या बन जाएगा, अगर वहाँ बी ले लूंगा तो ये दोनों बी के हो जाएंगे, और वो किसका बनेगा, वो ए का बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप के आधार पर हम चीज़ों को समझ सकते हैं जेनेटिक स्तर पर। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप का ऐसे समझ लीजिए, ब्लड ग्रुप को जैसे फैक्टर के रूप में देख लीजिए, फैक्टर या फैक्ट के रूप में ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव का मतलब है ब्लड ग्रुप ओ और आर एच फैक्टर अनुपस्थित, ब्लड ग्रुप ओ और आर एच फैक्टर अनुपस्थित। तो जब ब्लड ग्रुप ओ होगा और आर एच फैक्टर अनुपस्थित होगा तो ये यूनिवर्सल डोनर होगा, यूनिवर्सल डोनर, यानी कि सर्वदाता। क्या होगा ये, सर्वदाता, किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब जो आपका ए और बी, ए और बी जो ब्लड ग्रुप है आपका, उसमें भी जो आपका पॉजिटिव है, इसको क्या कहते हैं, सर्वग्राही। अर्थात ये किसी के भी ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है और ये किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है। अब ये ऐसा क्यों होता है कि किसी भी ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है, ऐसा क्यों है? देखिए, इसमें इसके पीछे एक कारण होता है। इसमें आर एस फैक्टर नहीं है, तो ये कैसा है, ए नेगेटिव। और जब ये ए नेगेटिव, सॉरी 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 सॉरी, ये ओ है, इसमें आर एस फैक्टर नहीं है, तो ये नेगेटिव है। तो मैंने अभी पीछे एक संरचना बनाई थी आपको, देखिए ये रहा। ओ में एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी क्या है, दोनों है। तो आर एस फैक्टर इसमें है ही नहीं। तो अगर इसमें आर एस फैक्टर भी नहीं है तो इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी भी नहीं होगी। तो एंटीबॉडी को खत्म करके, एंटीबॉडी को खत्म करके तो रिएक्शन क्या करती है, जब किसी ब्लड में चढ़ता है कोई ग्रुप, जब कोई ब्लड किसी दूसरे ब्लड में चढ़ता है, जब कोई ब्लड किसी दूसरे ब्लड ग्रुप में जाता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले एंटीबॉडी क्या होती है, रिएक्ट करती है। सबसे पहले एंटीबॉडी रिएक्ट करती है और एंटीबॉडी रिएक्ट करके क्या करती है, थक्का जमा देती है। तो जब थक्का जम जाता है तो ब्लड क्या डिफ्यूजन हो जाता है और सारे और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए ब्लड इसमें एंटीबॉडी नेगेटिव में ना होने की वजह से ये क्या किसी को भी दिया जा सकता है। सॉरी, और ये ए बी जो है, ए बी में क्या बताया था मैंने आपको, देखिए ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये किसी का भी ले सकता है। तो ये किसी का भी ले सकता है, किसी का भी लेने का मतलब क्या है, इसमें एंटीबॉडी नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। और ओ नेगेटिव किसी को भी दिया जा सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें एंटीजन ही नहीं है। तो जब इसमें एंटीजन ही नहीं है तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई संशय है, कोई भ्रम रह गया दिमाग में, कोई दुख बचा हुआ है, तो पूछ लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि आपकी समझ में क्या नहीं आया, मैं फिर से क्लास बना दूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है थोड़ा टेक्निकल है, आज कोशिका विज्ञान चल रहा है, उसमें जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं हम, जीन के बारे में, तो हो सकता है थोड़ा समझ में ना आए। लेकिन जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही उसको नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं अगली क्लास में बिल्कुल उसी टॉपिक पर लेकर, चाहे मुझे 10 मिनट की ही वीडियो बनानी हो, मैं बना दूंगा और उसे अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो इसे आगे चलिए, आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कुछ और फैक्टर लिख लीजिए थोड़े से, कि लगभग, देखिए लगभग 84% जो लोग होते हैं, लगभग 84% लोग
लगभग दुनिया में 84% लोगों का ब्लड ग्रुप कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव। लगभग 84% लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। और 16% जो लोग बचे, कितने परसेंट बचे? 16% लोग कैसे ब्लड ग्रुप के होते हैं? नेगेटिव ब्लड ग्रुप के। ये एक फैक्ट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप कैसे पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव। तो आपको क्या करना है? आपको ये फैक्ट याद रखना है, ठीक है। सबसे कॉमन जो होता है, सबसे कॉमन जो होता है वो क्या होता है? ओ। सबसे कॉमन जो ब्लड ग्रुप है आपका वो क्या होता है? ओ ब्लड ग्रुप सबसे कॉमन होता है। अर्थात दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप के लोग कौन मिलेंगे? ओ के मिलेंगे। उसके बाद बी और ए भी बहुत रेयर होता है। उसके बाद आएगा बी और ए भी जो ब्लड ग्रुप होता है वो रेयर होता है। रेयर यानी कि बहुत कम लोगों का ए बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता ही है जब ब्लड पढ़ेंगे ब्लड के बारे में तो और फैक्ट उसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। आप समय जब तक ब्लड की क्लास लेकर आऊँगा, रक्त की क्लास लेकर आऊँगा, तब तक मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए। एक सवाल है कि शरीर में ब्लड बहते हुए क्यों नहीं जमता? जमता इसे ऐसे लिख लीजिए, जमता नहीं लिखते, चलो। शरीर में ब्लड ग्रुप बहते हुए, शरीर में ब्लड बहते हुए थक्का क्यों नहीं जमता? बहते हुए थक्का क्यों नहीं बनता? कमेंट करके बताइए नीचे। देखिए क्या है, देखो जब कहीं से कट जाता है तो कटते ही बाहर ब्लड निकल के आता है। तो बाहर ब्लड के निकल के आने से तुरंत ब्लड का क्या होता है? थक्का जम जाता है, वहां पे एक लेयर बन जाती है, ठीक है। और वो थोड़ी देर में वहां जम जाता है। लेकिन वो ब्लड अंदर क्यों नहीं जमता? अंदर क्यों नहीं जमता? ये आपको मैं बता देता हूं कि एक बॉडी में एक प्रोटीन पाया जाता है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट बोलते हैं उसे। यानी कि जो थक्का नहीं जमने देता, उसका नाम बताइएगा आप सब लोग। उसका क्या बताना है आपको? नाम बताना है। क्या? नीचे कमेंट करके, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जीन के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा मैं आपको, इसके बाद हमने देखा था कि सेल, सेल में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या है? क्रोमोसोम में आपका डीएनए है और डीएनए में जीन है, ठीक है। ये जो डीएनए होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो सिंपल डीएनए होता ही है और एक होता है आपका जंक डीएनए। एक क्या होता है आपका? जंक डीएनए। सिंपल डीएनए होता है और जंक डीएनए होता है। अब इसमें सिंपल में और जंक में क्या अंतर है? देखिए समझिए इस बात को। क्या जो आपका, देखो 30 सितंबर 2012 को, 30 सितंबर 2012 को रिसर्च में ये तय हो गया, 30 सितंबर 2012 की रिसर्च में यह तय हो गया कि जो जेनेटिक गुण है, ये जो आपके जेनेटिक गुण हैं, ये जो आपके जेनेटिक गुण हैं, ये केवल जीन ही निर्धारित नहीं करते, ये जंक डीएनए भी निर्धारित करते हैं। कौन? जंक डीएनए। अर्थात ऐसे डीएनए जो जंक के रूप में पड़े हुए हैं उनमें आनुवंशिक गुण पड़े रहते हैं, लेकिन जो क्रियात्मक रूप में है वो सिंपल डीएनए काम करता है। अच्छा, इसका पता कैसे चला जंक डीएनए का? ये एक एनकोड प्रोजेक्ट चलाया गया था, एनकोड प्रोजेक्ट। ये कैसे पता लगा? एनकोड प्रोजेक्ट की वजह से। और ये एनकोड प्रोजेक्ट क्या है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द डीएनए एलिमेंट, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ डीएनए एलिमेंट, एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ डीएनए एलिमेंट, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द डीएनए एलिमेंट। अर्थात इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रोजेक्ट से क्या हुआ? इस प्रोजेक्ट से स्पष्ट हो गया कि आनुवांशिक गुणों के लिए, आनुवांशिक
गुणों के लिए जीन ही नहीं जंक डीएनए भी जिम्मेदार है। जंक डीएनए भी जिम्मेदार होता है। तो आनुवंशिक गुणों के लिए जीन ही नहीं बल्कि जंक डीएनए भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये आपका इसके बारे में समझ लीजिए, जंक डीएनए भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो जंक डीएनए क्या है? देखिए, जंक डीएनए क्या है? जंक डीएनए ऐसा डीएनए है जो जंक डीएनए क्या है? देखिए, जंक डीएनए देखिए 30 सितंबर 2012 को एनकोड प्रोजेक्ट से पता चला कि देखो, जंक डीएनए वे डीएनए हैं जो क्रियात्मक चीजों में भाग नहीं लेते, ऐसे ही पड़े रहते हैं, उन्हें जंक डीएनए कहा जाता है। उसे पहले ऐसे समझ लिया जाता था वैज्ञानिकों के द्वारा कि इनका कोई यूज नहीं है, ये अनुवांशिक पीढ़ियों में आते आते ये निष्क्रिय हो चुके हैं। लेकिन जब खोज हुई 30 सितंबर 2012 को ये बात तय हो गई कि जो जंक डीएनए है वो एनसाइक्लो यानी कि एनकोड प्रोजेक्ट से ये पता चल गया कि जंक डीएनए भी आपके जो गुण हैं और कैसे गुण, आनुवांशिक गुण, आपके आनुवांशिक गुणों को निर्धारित करने का ये काम भी करता है। एग्जामों में ये सवाल पूछा जा सकता है। अभी वैसे डायरेक्ट किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी पूछने की संभावना बन जाती है। हालांकि काफ़ी दिन हो गए इसको, लेकिन पीसीएस वगैरह में इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए जितनी भी डिजीज होती हैं, इसलिए जो बीमारियां हैं, इसलिए जो बीमारी हैं, जो जेनेटिक बीमारी होती हैं, उन्हें डीएनए डिजीज भी कहते हैं। अब डीएनए, उन्हें अब क्या कहा जाता है? डीएनए डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, ऑर्फन डिजीज भी कहते हैं, ऑर्फन डिजीज। ठीक है, इसे रेयर डिजीज भी कहते हैं, रेयर डिजीज। तो इसलिए ये छोटी सी हमने जीन के बारे में पढ़ी। अगली क्लास हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक ही टॉपिक को पढ़ाएंगे बिल्कुल विस्तार से। आप बार में पीछे जाके देख सकते हैं, पीछे बैक करके रिवर्स करके वीडियो को, और अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ों को। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट करिए, हम फिर से उस पर, चाहे हमें 10 मिनट की क्लास बनानी हो, हम उसे फिर से समझाएंगे। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में, और ऐसे ही कंसेप्चुअल क्लास को लेने के लिए हमसे अधिक से अधिक जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।